पूजा सचदेवा। और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात दिल्ली के सीलमपुर की, जहां पर युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है और इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीलम में कई घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगे हैं और इन सबके बीच मृतक कुणाल की मां ने हत्या के दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। वहीं हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के लड़कों पर लग रहा है। कुणाल के मां और पिता एक जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र कर रहे हैं। आरोप है कि इस मर्डर केस में जिक्रा का भी हाथ है। कोई भी यार समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। मेरे बोले बच्चे को बहुत मारा है। कोई भी यार समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। तो कंट्रोल चाहती हूँ बस लाश के बदले लाश। दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाली ये मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, खून के बदले खून मांग रही है, क्योंकि इस मां के 17 साल के बेटे कुणाल को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा। परिवार का दावा है कि उनके बेटे की हत्या हिंदू होने की वजह से की गई। एक लड़की है जिसका जिक्र नाम है, उसका क्या है वो? बदमाश है जी, बदमाश। क्या करती है? वो 8-10 लोगों को लेकर घूमती है, सब ग्रुप बना के। बता रहे वो बंद भी हुई थी? हाँ, बंद हुई थी कट्टे के साथ में। वो उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से बहुत इनकी दुश्मनी चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज की समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। दिल्ली में हुई हत्या के बीच सीलमपुर से चौंकाने वाला दावा सामने आया। सीलमपुर के स्थानीय लोगों की माने तो हिंदुओं को काफी वक्त पहले से टारगेट किया जा रहा था और इस वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के मुस्लिम खतरे में ही है। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा कर नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहाँ लगता है। नाबालिग के मर्डर के बाद दिल्ली के सीलमपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखकर मदद की गुहार लगाई गई है। दिल्ली में योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर मृतक के परिवार और स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं उसके इनसाइड स्टोरी क्या है। पुलिस ने क्या कहा? बहुत पुलिस ने अभी कुछ नहीं करा, बोली ना किसी को अरेस्ट करा है, ना किसी को पकड़ा है। और वही हमके ऊपर है। अरे बेगुनाह बच्चे को मार दिया, दूध लेने गया था साहब चौक पे। एक समुदाय के लोग हैं, साहिल नाम है, उसकी बहन जीक रहा है, उनका ग्रुप है, बदमाश है वो। क्या दिल्ली मर्डर के पीछे वाकई हिंदू मुस्लिम का एंगल है या पुरानी रंजिश में मर्डर की कहानी है? पुलिस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ब्रीफ आपको दे रखी है, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। इस बीच दिल्ली में हत्या और हत्या पर हिंदू मुस्लिम एंगल पर अब सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। सीएम जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा करते हुए न्याय का भरोसा दे रही हैं, तो वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। जिन लोगों के नाम है, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। गवर्नर साहब चुप क्यों हैं? एलजी साहब, यहाँ की कानून व्यवस्था तो सीधे सीधे भारत सरकार के अधीन है, और अगर भारत की राजधानी दिल्ली में पलायन के पोस्टर लग रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, तो सीधे सीधे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। और यहाँ तो फिर डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन दोनों फेल हो गए। दिल्ली अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। आप इसमें यहाँ रोकथाम कीजिए। कुछ नहीं करते। कोर्ट के अंदर हत्या हो जा रही है, एक महिला के साथ गैंग रेप करके उसको सड़कों पे घसीटा जाता है, गैंगवार होते हैं दिल्ली की सड़कों पे। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार रहती है, और उनके नाक के नीचे इतने अपराध हो रहे हैं। दिल्ली में हुए नाबालिग के मर्डर के बाद इलाके में तनाव है, दो समुदायों के बीच गहमागहमी है, और सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली आम लोगों के लिए कितनी सुरक्षित है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई में भी अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी है। इतना ही नहीं, कानून का विरोध करने वालों को साध्वी प्राची ने भूमाफिया तक बता दिया है। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी संग्राम के बीच बयानवीरों का भी दौर जारी है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध पर जमकर भड़ास निकाली और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी। इस कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है, और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहीं वक्फ के नाम पर बंगाल में हुई हिंसा पर भी साध्वी प्राची ने खुलकर बात की और हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है हिंदुओं के घरों को। जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही। मैं तो सुनकर के कल मीडिया में दंग रह गई। महिलाएं 2-2 महीने के बच्चे को लेकर के निकल रही और कह रहे वहां के गुंडे, अपना घर खाली करो, अपने आदमियों को अगर बचाना चाहती हो, बच्चों को बचाना चाहती हो। आरोप तो यहाँ तक है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में जुटी सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करेंगे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की, जिनके एक और विवादित बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। शरीयत को संविधान से ऊपर बताने वाले मंत्री हफीजुल हसन ने अब मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश की है। देश को तोड़ने की धमकी दी है, जिस पर बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग के साथ ही मोर्चा भी खोल दिया। वक्फ विरोध के नाम पर बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद से लेकर भांगड़ तक चीख पुकार मची है। ऐसे वक्त में क्या बंगाल से सटे झारखंड में भी हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने मुसलमानों को उकसाने के लिए ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। हफीजुल हसन ने खुलेआम मारकाट की धमकी दी है। देश को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा। ये वही हफीजुल हसन हैं जो शरीयत को संविधान से ऊपर मानते हैं। हफीजुल हसन कहते हैं कि उनके दिल में शरीयत है और हाथ में संविधान। हफीजुल हसन का धमकी वाला बयान इसीलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि बंगाल के साथ उनके सभी पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ी सीमा झारखंड साझा करता है। अब बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी है। बीजेपी ने हफीजुल हसन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यही नहीं, बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के संबंध में ज्ञापन दिया। हफीजुल हसन के बयान पर जेएमएम को अपनी सत्ता सहयोगी कांग्रेस का भी साथ नहीं मिल रहा है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है? तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान। कि संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखे तो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। इस तरह से धर्म को प्राथमिकता अगर मिली तो देश टूटा। आप 14 अगस्त 1947 को देख लीजिए कि धर्म के आधार पे अखंड भारत के टुकड़े हुए, इंडिया पाकिस्तान हुआ।
तो धर्म के आधार पे बस देश टूट सकता है और इस तरह का बयानबाजी नहीं देना चाहिए। वो कोई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं है और कांग्रेस का ये बिल्कुल विचारधारा नहीं है। अपने बयान पर चौतरफा घिरता देख हफीजुल हसन ने फौरन यू टर्न ले लिया। एक प्रेस रिलीज जारी कर हफीजुल हसन ने कहा कि संविधान उनके लिए सर्वोपरि है और उनका कोई भी कथन या काम कभी इसके मूल्यों के खिलाफ नहीं रहा। हालांकि इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले दिनों में हसन के बयान पर संग्राम तेज होने की पूरी संभावना बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताएंगे कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट होने के बाद प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पिछले 3 दिनों से ईडी और बीजेपी के खिलाफ देश भर में विरोध कर रही है। तो वहीं अब बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है। इस कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट के मुद्दे पर आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और घोटालों का हिसाब दो के नारे लगाए। चंडीगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर डाला। यूपी के अमेठी, हापुड़ से लेकर उत्तराखंड के कोटद्वार तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरी तरफ पटना में यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया। भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच आज बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल सोनिया पर ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक सुप्रीम परिवार हो गया क्या? क्या न्यायालय इनके लिए कुछ नहीं है? अदालतें इनके लिए कुछ नहीं है? तभी तो हम कहते हैं कई बार इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट। इसमें और चार्जशीट है, बिल्कुल गलत चार्जशीट है। केस बनता ही नहीं है, केस बिल्कुल नहीं बनता है इसमें। ये अनपढ़ों की जमात है, जाहिलों की जमात है, क्या कहा जा सकता है इनको। वो तो इनके हाथ में एजेंसियां हैं, जैसा चाहे उसका दुरुपयोग कर। उधर ईडी के चक्रव्यूह में फंसे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक नहीं 3 मामलों में चार्जशीट दायर की जा सकती है। पहली गुरुग्राम के शिकोहापुर लैंड डील के मामले में, भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों के मामले में, और तीसरी बीकानेर जमीन सौदे घोटाला मामले में। सूत्रों के मुताबिक तीनों मामलों में वाड्रा के खिलाफ एक साथ चार्जशीट दायर की जा सकती है। जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर जी, उन्होंने खुद बोला कि यहाँ कुछ गलत नहीं मिला और मुझे क्लीन चिट 2 बारी मिला, 1 बारी नहीं 2 बारी मिला उन्हीं की सरकार से इसी केस में। तो जब कुछ गलत नहीं हुआ, साबुत नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज, ऐसे कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास, तो ये फिर से चलाने का क्या मतलब है? गांधी, नकली गांधी परिवार जो है ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। गुरुग्राम लैंड डील केस में ईडी अब तक रॉबर्ट वाड्रा से पिछले 3 दिनों में 18 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, जिसमें 2 दिन प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी दफ्तर गई थी। हालांकि आज गुड फ्राइडे की छुट्टी होने की वजह से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ नहीं की गई। एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें सोनिया और राहुल गांधी फंसे हुए हैं, तो दूसरा लैंड डील का मामला जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब हो रहे हैं।
तीसरी तरफ है सियासत, जिसका दोनों ही मामलों में पारा चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान की जिस पर कपिल सिब्बल के पलटवार से देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल संविधान के जानकार कहते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को बांटने वाली रेखा इतनी बारीक है कि कभी कभी दोनों संस्थाएं एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी करती हैं, जिसके बाद टकराव पैदा होता है। मौजूदा समय में दोनों संस्थाओं के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल ये टकराव तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है और इसी फैसले को लेकर कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेते हुए कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। और संविधान का अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट है और बाकी सब लोग जांच के दायरे में होने चाहिए। उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। स्पीकर की चेयर होती है, वो बीच में होती है। एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस, दूसरी तरफ विपक्ष, और उनको कहते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, नॉट स्पीकर ऑफ वन पार्टी। 42 is nuclear missile. What was a nuclear missile was notebandi. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. और वहीं इस मसले पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। फैसला आपके पक्ष में हो या विरोध में आपको मानना ही पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सीमाएं लांघ रहा है। अजय रस्तोगी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारे हित की बात करेगा तब हम स्वीकार करेंगे, और जो हमारे खिलाफ जाएगा तो हम उसको नकार देंगे, ये नहीं आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है आपके हित में हो या आपके अहित में हो, उस फैसले को मानना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो भी हम जैसे लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से वो जज बने हैं, तो वो भी गलती कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने अगर गलती की तो हमारे यहाँ एक प्रावधान रिव्यू का है कि आप आ सकते हैं कहने के लिए कि हमने गलती की है, उसके कुछ मापदंड होते हैं, उनको आप लागू करके रिव्यू करा सकते हैं। Honorable the President, to my understanding, was not correct in my view. मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर की सीधे भगवान से बात है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उषा ठाकुर कार्यकर्ताओं और लोगों को नसीहत देती नजर आ रही हैं और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दूसरे दल से पैसे लिए और बीजेपी को वोट नहीं किया, वो अपने अगले जन्म में ऊंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली बनने वाले हैं।
विधायक ने कहा कि मेरी भगवान से सीधी बातचीत है, इस बात को समझ लेना। तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना। अगले जन्म में दिख रहा ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर का एक अजब और गजब बयान काफी वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि जो वोट बेचेंगे वो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने वाले हैं। तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना, पक्का अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। इतना ही नहीं, उषा ठाकुर यहीं नहीं रुकी। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि उनकी भगवान से सीधी बातचीत है। शायद आपको सुनने में अजीब लगा हो, लेकिन ये खुद उषा ठाकुर बोल रही हैं। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। अब उषा ठाकुर के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर हमला बोला। को भी पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या इन लोगों को आपने भारी बहुमत से चुनाव जिताया था, क्या इन लोगों को आपने जनमत दिया था। तो निश्चित ही जो मूल समस्या है उस पर बात करने की जगह इस तरह के ऊट पटांग बयानों पे जिस प्रकार से कह रहे हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जो मध्य प्रदेश की वर्तमान समस्या उन पर चर्चा। अंदर किस प्रकार से शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, प्रलोभन देते हैं, साड़ियां बांटते हैं, कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं। और हमने ये भी देखा कि जीतू पटवारी खुद जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका एक बयान सामने आया कि महिलाएं पैसे लेके पोलके में रख देती है। सब वो अपने क्षेत्र में महिलाओं के बीच में बोल रहे हैं। उसी तारतम्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है कि लोकतंत्र को मत बेचो, लोकतंत्र की रक्षा करो। यदि आप लोकतंत्र को बेचोगे तो निश्चित तौर पर आप सजा के हकदार होगे। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही, लेकिन उसकी गलत तरीके से व्याख्या की जा रही। फिलहाल उषा ठाकुर का बयान चर्चा में बना हुआ है और साथ ही ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गोल्ड की, जिसके दाम ने चौंका दिया है। सोने के दाम जिस तरह से उछाल मार रहे हैं, उससे 10 ग्राम सोना 1 लाख के पार होता दिख रहा है। और सोने के दाम बढ़ने से ग्राहक मायूस हैं, तो वहीं ज्वेलरी शॉप में भी रंगत नहीं है। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में ज्वेलरी शॉप में तो काफी हलचल रहती है। ग्राहक शादी के लिए सोने की जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन जिस तरह से सोने के दाम लगातार उछाल मार रहे हैं, उससे ग्राहकों में मायूसी है। वहीं ज्वेलरी शॉप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन और अमेरिका के बीच चलते टैरिफ वॉर के चलते 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंचता दिख रहा है। वहीं आने वाले समय में इसके और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो 98,600 गोल्ड का रेट 24 कैरेट्स का है। यानी कहीं ना कहीं रोज सोने के भाव बढ़ रहे हैं। और एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में 2,500 रुपया तोला पर बढ़ा है, यानी 10 ग्राम पर 2,500 बढ़ा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 24 से 48 घंटे में ये 1 लाख को क्रॉस करेगा, यानी 1 लाख रुपए में 1 तोला, यानी 1 लाख रुपए में 10 ग्राम सोना मिलेगा। और अगर और बाजार का पूरा बात की जाए, बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 से 3 महीने में ये 1,20,000 और 1,30,000 तक जा सकता है। और ऐसे में शॉप्स पर सन्नाटा पसरा। आप देख सकते हैं कि ये सालक का वक्त है, आमतौर पर सालक में लोग सामान खरीदते हैं, मगर इस वक्त पूरी शॉप पे सन्नाटा पड़ा है। कानपुर देश की 5 सबसे बड़ी सराफा मार्केट में आती है। गोल्ड के दामों में आई तूफानी तेजी का यहाँ भी असर दिख रहा है। वो प्रॉब्लम तो है ही एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लोग कस्टमर्स सोना खरीदने से घबरा रहे हैं, ज़्यादा सेल्स भी नहीं हो रही है। और कानपुर जो कि टॉप 5 मार्केट है इंडिया की, गोल्ड मार्केट है, वहाँ पे भी हम लोग क्या इतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही है, डीलिंग नहीं हो पा रही है, कस्टमर्स कम आ रहे हैं, लोग कतरा रहे हैं सोना खरीदने से। लोग सोने के दामों में कमी के आने के इंतजार में हैं, लेकिन सोना लगातार छलांग मार रहा है, जिससे बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं।
अभी जो हालात चल रहे हैं उससे अक्षय तृतीया तक सोना कहां तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए खबर असरदार में आज के लिए हमारे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।